जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुनयूंग नुल से कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। नुल उसे साफ साफ कह देती है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। जुनयूंग खुद अपने बेड से उठकर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में काफ़ी रश दिखाया जाता है और तभी उसकी माँ के पास जुनयूंग का कॉल आ जाता है। जुनयूंग अपनी माँ से कहता है मुझे सिर्फ 3 रीज़न दे दो कि मैं नुल को क्यों डेट नहीं कर सकता। मुझे रीज़न चाहिए कि हम दोनों डेट क्यों नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ की वजह से जुनयूंग की माँ उससे बात नहीं कर पाती और उसका फ़ोन काट देती है। जुनयूंग फिर भी अपने फ़ोन पर बात करता है और कहता है अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो मैं नुल के पास चला जाऊंगा। अगर 5 साल पहले वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता, अगर तुमने उससे उसका बैग नहीं छीना होता। जुनयूंग खुद से कहता है वो कुछ भी नहीं भूली है, उसे सब कुछ याद है और शायद यही वजह है कि वो चाहकर भी उसके करीब नहीं आ पा रहा है। हालांकि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना नुल उससे करती है। नेक्स्ट डे जुनयूंग रेडी होता है और खुद की रिकॉर्डिंग करता है, जिस रिकॉर्डिंग में वो अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि 6 महीने पहले मैंने अपने डॉक्टर से सुना कि मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर था, पर मुझे पता है एक ना एक दिन हम सबको ही मरना है। यहाँ रेस्टोरेंट में जुनयूंग के मैनेजर को दिखाया जाता है। जुनयूंग की माँ से पूछती है क्या हुआ, तुमने नौकरी छोड़ दी क्या? वो उन्हें कहता है हाँ, और मुझे उस आदमी के साथ काम भी नहीं करना, वो पागल हो चुका है और जो भी उसने नुल के साथ किया उसके बाद तो मैं उसके साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। उसकी माँ सभी से पूछती है आखिर जुनयूंग ने उसके साथ किया क्या है। वहीं दूसरी तरफ नुल को दिखाया जाता है जो अपने भाई के स्कूल में आती है। उसके भाई की टीचर उसे बताती है कि ये कॉलेज के लिए क्वालिफाइड हो गया है, पर ये कॉलेज जाना नहीं चाहता। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। नुल अपने भाई के कान पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। वो कहता है मुझे पता है हमारे ऊपर काफ़ी कर्जा है और हम इस कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पाएंगे, इसलिए मुझे कॉलेज नहीं पढ़ना है। नुल कहती है किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। उसका भाई कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम हमारे लिए घर खरीदो। नुल उसे कहती है हाँ तो खरीद लेंगे ना हम घर। उसका भाई उसे कहता है अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम हमारा कर्जा क्यों नहीं चुका देती। नुल सभी चीज़ों के लिए हामी भर देती है। उसका भाई कहता है अगर तुम ये सब करोगी तो मैं कॉलेज ज़रूर जाऊंगा, पर तब तक के लिए आप कॉलेज के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जुनयूंग को अपने डॉग के साथ दिखाया जाता है। वो उससे बातें करता है, कहता है अब हम दोनों साथ रहेंगे क्योंकि नुल यहाँ नहीं आएगी। जुनयूंग को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसे अपना फ़ोन उठाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हें आज ही एडमिट हो जाना चाहिए। जुनयूंग कहता है फिर तो मुझे हॉस्पिटल में ही मरना होगा। वहाँ से डॉक्टर कहते हैं अगर तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हें ट्रीट कर सकेंगे। वो कहता है आई एम गोइंग टू डाई एनीवे। डॉक्टर उसे कहते हैं मैं अब और ये बात तुम्हारी फैमिली से नहीं छुपा सकता, मुझे ये बात उन्हें बतानी होगी। जुनयूंग उसे कोर्ट की धमकी दे देता है। तभी डोरबेल बजती है और जेटी की मंगेतर और जुनयूंग को साथ दिखाया जाता है। वो उसे एक बॉक्स देती है और कहती है तुम्हें पता है ना मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। जुनयूंग उसे बताता है तुम अकेली वो नहीं हो जिसे मैंने ये गिफ्ट दिया है, बाकी के प्रोड्यूसर्स और कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स को मैंने ये भेजा है। मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता था, उस दिन जो भी हुआ सही नहीं हुआ। ये माफ़ी मुझे काफ़ी महंगी पड़ गई। अगर तुम्हें इसे लेने में अनकंफर्टेबल फील होता है तो इसे यहीं छोड़ दो। अपॉलोजाइज और थैंक यू तो मुझे भी तुम्हारा करना है। तुम युनवो के सामने अपने नी पर बैठ गए थे। जुनयूंग उसे कहता है हाँ अगर मैं नहीं करता तो तुम्हें ये करना पड़ता, पर मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो किसी को भी उस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दे। वो जुनयूंग की आंखों में खो जाती है और उसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो जाते हुए जुनयूंग से कहती है तुम उस दिन क्या कहना चाहते थे?
जब तुमने मुझे बचाया। जुनिंग उसे कहता है इट्स अ सीक्रेट। वो उसे इंसिस्ट करती है। वो उसके करीब आता है और कहता है तुम ही ने अभी कहा कि तुम एंगेज्ड हो, और जब मैंने वो बात कही थी तब मुझे ये पता नहीं था, तो उस बात को भूल जाओ। वो उसे अभी भी कहती है तुम मुझे बता सकते हो। जुनिंग उसे कहता है घर अच्छे से जाना। यहाँ दूसरी तरफ जेटी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा था, क्योंकि अब वो उस बड़ी सी कंपनी में काम नहीं करता है। उसका सेक्रेटरी आकर अभी भी उसकी हेल्प करता है। वो उसे कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं उस कंपनी के लिए काम नहीं करता। वो उससे कहता है अब मैं आपसे विदाउट फॉर्मेलिटी की बात करूँगा। क्या तुम पागल हो? ये क्या काम कर रहे हो? जेटी उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा करियर भी ख़राब हो जाएगा, सो डोंट कम हियर एनीमोर। वो उसे बताता है मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने नुल को मिलने बुलाया है, जिसे सुनकर जेटी के होश उड़ जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ जेटी की माँ और नुल को साथ में दिखाया जाता है। वो उसे $1 मिलियन का चेक देकर कहती हैं तुम जेटी को अकेला छोड़ दो। यून उसे पिछले 20 सालों से पसंद करती है, और वैसे भी तो तुम जेटी को पसंद नहीं करती। और तभी डोर ओपन होता है और जेटी एंटर हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि आप नुल के साथ कुछ नहीं करेंगी। जेटी की माँ कहती है हाँ तो क्या गलत किया मैंने? उसे पैसों की ज़रूरत है, मैं उसे पैसे दे रही हूँ। जेटी गुस्से में आकर उसके चेक को फाड़ने ही वाला होता है कि नुल उसका हाथ पकड़ लेती है। नुल ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं इसका अच्छा यूज़ करूँगी। जेटी उसके पीछे आता है और कहता है तुम्हें ये पैसे उन्हें वापस कर देने चाहिए। तुम्हें उनसे पैसे नहीं, उनसे माफ़ी मंगवानी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझती? नुल उसे कहती है मुझे पता है, अगर ये दुनिया ख़त्म भी होने वाली होगी ना, तब भी तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर मैं ऐसी लड़ाई क्यों लड़ूं जिसमें मुझे हार ही मिलने वाली है? नुल कहती है आई जस्ट सोल्ड यू फॉर $1 मिलियन। इतने पैसे मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे। ऑल थैंक्स टू यू, आई विल बाय यू एक्सपेंसिव अल्कोहल लेटर। यहाँ दूसरी तरफ जुनिंग अपनी विंडो से यून को देखता है। वो उसके पास जाकर पूछता है तुम अभी तक घर नहीं गई? वो कहती हैं ये रिवर कितनी सुंदर है, तुमने इतने ब्यूटीफुल प्लेस में अपना घर बनवाने का कैसे सोचा? दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि वो अचानक जुनिंग से एक क्वेश्चन करती है तुम्हारा और उस प्रोड्यूसर नुल का आखिर क्या रिलेशन है? जुनिंग स्माइल करता है और कहता है क्या तुम ये क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ रुकी थी? वो कहती है ऐसा लगता है कि नुल तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। जुनिंग कहता है मैं भी उसे उतना ही पसंद करता हूँ, और यही वजह थी यून को मारने की। वो कहती है फिर तुम उसके सामने इतना कूल बिहेव क्यों करते हो? वो मेरे लिए काफ़ी ब्यूटीफुल है, और यही बात मुझे डरा देती है। वो हंसती है और फिर काफ़ी गुस्से में कहती है तुम और जेटी दोनों पागल हो गए हो। तुम दोनों ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे लेवल से काफ़ी नीचे है। जुन उसे कामली कहता है प्लीज़ हम अच्छे से भी बात कर सकते हैं। जैसा कि तुम जानती हो कि हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। जेटी की मंगेतर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि रास्ते में उसका पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। जुनिंग उसे गोद में उठाकर अपने घर में ले जाता है। यहाँ नुल अपनी फ्रेंड को जाकर ये बताती है कि उसकी लॉटरी लगी है, वो भी $1 मिलियन की। पहले तो उसकी फ्रेंड इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, पर वो उसे इतनी सारी शॉपिंग कराती है कि उसे उसकी बात का यकीन करना ही पड़ता है। इतनी सारी शॉपिंग के बाद उसका चेक वहाँ चलता नहीं है। कैश काउंटर पर वो लेडी उस चेक को लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ जेटी आ जाता है और उसे अपना कार्ड देता है। नुल उसे मना करती है और कहती है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है तुम अपनी लाइफ देखो और अपनी फियांसे को भी। जेटी उसे कहता है मैं 1 मिलियन वर्थ करता हूँ। तुमने कहा था ना कि तुमने मुझे बेच दिया। क्या इसी तरह तुम अपने फादर की डेथ का भी सौदा कर लोगी? अगर कर सकती हो तो मेरे पेरेंट्स से जाके उनकी पूरी एसेट्स मांग लो। ओनली दैट वे इट वुड बी राइट।
यहाँ जुनयून जेटी की फियांसे का पैर ठीक करने में लगा होता है, पर वो बार बार उनकी बातों में नुल को बीच में ले आता है, जिससे यून इरिटेट हो जाती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। जुनयून उसकी कार ड्राइव करके उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उससे क्वेश्चन करती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं चार्मिंग हूँ उस नुल के जितनी जिसे तुम पसंद करते हो? जुनयून स्माइल करता है और कहता है, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म। वो उससे कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया कि तुम मुझे सिड्यूस करोगे? वो कहता है, तुम्हारा फियांसे है, तुम तो जानते ही हो वो नुल के पीछे है, जिसकी वजह से उसने हमारी एंगेजमेंट को भी डिले कर दिया। सारी बात पता होने के बावजूद भी मेरा फियांसे उसके पीछे है। मैं भी उससे तुम्हें चुराना चाहती हूँ, सो दैट शी कुड फील द सेम पेन आई डू। और तब जाके जेटी को पता चलेगा कि उसने किसे रिजेक्ट किया है। जुनयून उसे ड्रॉप कर देता है। वो जाते जाते भी उससे कहती है, क्या मैं तुम्हें नुल से अलग कर सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ? जुनयून उसे कहता है, कभी नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। नुल काफ़ी सारा सामान टैक्सी में लेकर अपने घर आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है? क्या तुम सच में एक ह्यूमन बीइंग हो? नुल कहती है, हाँ, पर तुम्हें हुआ क्या है? वो कहती है, तुमने इन पैसों के लिए अपने फादर का सौदा कर दिया। नुल कहती है, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? क्या ऐसा नहीं करने पर मेरे फादर वापस आ जाते? क्या वो मुजरिम पकड़ा जाता? हमारे साथ जो गलत हुआ वो सब सही हो जाता? मैं ये लड़ाई हार चुकी हूँ, मुझे पता है। क्या तुम अभी भी ये चाहती हो कि मैं लड़ती रहूँ और इन पैसों से मैं अपने भाई को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूँगी और उसे किसी भी बात की कमी नहीं होने दूँगी? क्या तुम्हें जलन हो रही है इस बात से कि ये बेकारन आज इतनी अमीर हो गई है? नुल की फ्रेंड काफ़ी निराश हो जाती है और कहती है, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थी नुल? नुल उससे कहती है, मैं कुछ ही घंटों में एक घर खरीद लूँगी और अपना सामान शिफ्ट कर लूँगी जहाँ मैं और जेटी आराम से रहेंगे। वहाँ दूर से जुनयून खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा होता है। नुल की फ्रेंड जेटी को कॉल करती है और कहती है, क्या पैसा ही सब कुछ है? उन पैसों ने नुल को पूरा बदल के रख दिया है। वो पहले ऐसी नहीं थी, वो बदल चुकी है। यहाँ जेटी के फादर भी काफ़ी कंफ्यूज थे और वो अभी भी अपने फर्स्ट लव को याद कर रहे थे। जुनयून की माँ अपने फ्रेंड से पूछती है, क्या होता अगर मैं मिस्टर चोई को छोड़कर वहाँ से नहीं गई होती? अगर मैं उनके साथ होती, क्या हमारी लाइफ अलग होती? जैसा जुनयून कहता है। वो कहता है, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है तो तुम उनके पास जा सकती हो। उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि अगर तुम उन्हें पूछोगी तो वो तुम्हारे साथ ज़रूर आएंगे। पर मेरे बेटे को उसके फादर की गलती की सज़ा क्यों मिल रही है? वो उस लड़की को प्यार नहीं कर सकता जिसे वो इतना प्यार करता है। जुनयून नुल को पागलपन की हर हद पार करते हुए देखता है। वो जाते जाते उसे किस करना चाहता है पर नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को उस काबिल ही नहीं समझता। नेक्स्ट डे नुल का भाई अपनी फ्रेंड की स्टडी में हेल्प कराता है। वो धीरे धीरे उससे इम्प्रेस होने लग जाती है। नेक्स्ट डे नुल को काफ़ी हैंगओवर हो जाता है। वो अपने आप को संभाल ही रही होती है कि उसकी डोरबेल बजती है और नेक्स्ट सीन में उसे जेटी की फियांसे के साथ दिखाया जाता है। वो उससे कहती है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नुल कहती है, टीम लीडर यून जुंग उन। उसके अलावा केजी ग्रुप की डिपार्टमेंटल हेड। उसके अलावा नुल शांत रहती है और तभी यून कहती है, मैं जेटी की फियांसे हूँ। हाँ, हमारी एंगेजमेंट पार्टी नहीं हुई, वो भी तुम्हारी वजह से। एंड आई गेट टू ईट अलोन ऑन माई बर्थडे। क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगी? नुल उससे माफ़ी मांगती है, कई बार माफ़ी मांगती है। वो उसे कहती है, मैं आज के बाद जेटी से कभी नहीं मिलूँगी। और तभी जेटी का कॉल आ जाता है। यून उससे फ़ोन छीन लेती है और कहती है, 1 मिलियन वॉन लेने के बाद भी इसने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा। कितनी गिरी हुई लड़की है। यून को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो टेबल का सारा सामान नुल के ऊपर फेंक देती है और कहती है, कोई तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है? क्या मुझे तुमसे जलना चाहिए? तुम तो मेरे लेवल की भी नहीं हो कि मुझे तुमसे जेलसी हो। जुन काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसकी कॉलर पकड़कर कहती है,
अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो प्लीज़ तुम मर जाओ, तुम आज ही मर जाओ। गेट आउट एंड डाई। जेटी भी वहाँ आ जाता है और अपनी फियांसे को रोकता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नुल उससे माफ़ी मांगती है। नुल चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और लिफ्ट का डोर जैसे ही ओपन होता है, सामने जुन्यूंग खड़ा होता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहती थी, पर किसी अपने के सामने हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते, जैसा नुल के साथ हुआ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।